नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा छिड़ गया है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लिए मिल रही विदेशी फंडिंग को लेकर एक बार फिर बात छिड़ी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सत्तारूढ़ भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कथित अवैध धर्मांतरण का मुद्दा उठाया और दावा किया कि राज्य में चंगाई सभा की आड़ में भोले भाले असहाय गरीब लोगों को लालच देकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कार्य क्षेत्र में काम करने के उद्देश्य से गठित गैर सरकारी संगठन विदेशों से धन प्राप्त कर रहे हैं और कथित तौर पर इसका इस्तेमाल धर्मांतरण गतिविधि के लिए हो रहा है। चंद्राकर ने कहा कि राज्य में कई ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं जो धार्मिक आधार पर रजिस्टर्ड हैं और विदेशों से भी धन प्राप्त कर रहे हैं। बस्तर जिले में पंजीकृत 19 में से 9 संगठन और जशपुर में 18 में से 15 संस्था वह ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित है। इन संस्थाओं पर नियंत्रण न होने से धर्मांतरण को बढ़ावा मिल रहा है। चंद्राकर आगे कह रहे हैं कि अधिकांश संस्थाएं जशपुर से संचालित हो रही हैं। धर्मांतरण के सबसे अधिक मामले सामने आते हैं। चंद्राकर के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि राज्य में संचालित एनजीओ पर स्थानीय प्रशासन का नियंत्रण न होने से धर्मांतरण जैसी घटनाएं हर दिन बढ़ती जा रही है। शर्मा आगे कह रहे हैं कि चंगाई सभा के आड़ में लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने की शिकायतें मिलने पर पुलिस उचित जांच कर त्वरित कानून कार्रवाई करने की बात करती है। विदेशी धन प्राप्त करने वाले एनजीओ विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकृत है और ये गृह मंत्रालय इन संगठनों के विदेशी धन प्राप्त करने की भी निगरानी करता है। शर्मा आगे कह रहे हैं कि किस संगठन को कितना पैसा और कब मिला, इस बारे में पिछले 3 सालों का वित्तीय ऑडिट किया जाएगा। और इसके बाद चंद्राकर ने पूछा कि क्या सरकार अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए नए प्रावधान या कानून लाएगी, जिसके जवाब में उप मुख्यमंत्री शर्मा कह रहे हैं कि सरकार राज्य में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए जल्द ही नया कड़ा कानून लाएगी। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस का कहना है कि धर्मांतरण पर कानून पहले से ही सख्त है। बात सरकार के नीयत की कि सरकार धर्मांतरण को प्रचार का माध्यम बनाना चाहती है या कार्रवाई करना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि ईडी, सीबीआई देश में सबकी जांच कर रही है तो विदेशी फंड की जांच क्यों नहीं। आपको बता दें कि फरवरी के महीने में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी आरोप लगाया था कि राज्य में कई एनजीओ स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर विदेश से सहायता प्राप्त करते हैं, लेकिन इस तरह के फंड का इस्तेमाल धर्मांतरण पर अधिक होता है। ऐसे में सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का दुष्चक्र कब तक चलेगा और धर्मांतरण के लिए हो रही विदेशी फंडिंग को रोकने के लिए क्या सरकार कोई कानून लाने वाली है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। पहले बयानों पर एक नजर। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान था पिछले महीने, आप लोगों ने ही छापा था कि विदेशी फंडिंग का उपयोग मतांतरण के लिए हो रहा है। बहुत सारी घटनाएं आई, बहुत सारे उदाहरण आए। मैं सोचता हूं बस्तर से, जशपुर से ज्यादा चिंताजनक हालात आजकल इस विषय में बस्तर संभाग के, जहां जहां डेमोग्राफी बदलती है वहां वहां स्थिति खराब होती है। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, इसको रोका नहीं गया, इसके लिए कड़े कानून नहीं बनाए गए धर्मांतरण के लिए, तो आगे चल के स्थिति बहुत गंभीर होगी। देखिए, विश्व में एक संस्था चल रही है जोशुआ प्रोजेक्ट, जो संपूर्ण विश्व को मिशनरी के आधार पर चलाने के लिए प्रख्यात है, जिसका छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे सेंटर चल रहे हैं, जिस पर आज ध्यानाकर्षण की जो अजय चंद्राकर जी ने ध्यानाकर्षण पूछा, उस पर मैंने व्यक्तिगत तौर पर आपत्ति दर्ज की और माननीय गृह मंत्री जी के पास जोशुआ प्रोजेक्ट संबंधी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि विदेशी फंडिंग पर आधारित 7 समुद्र पार की शैतानी शक्तियों को संचालित करने के लिए जोशुआ प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण, उपाख्य मतांतरण को संचालित कर रहा है और प्रशासन उस पर गैर गंभीरता के साथ काम कर रही है। इस पर आज आपत्ति दर्ज की गई है और आने वाले समय में ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट प्रदेश में चल रहे हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई हो ताकि छत्तीसगढ़ धर्मांतरण और मतांतरण मुक्त हो सके। चलिए, बेहद दिलचस्प है क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं, चाहे घोटाले से लेकर हो, चाहे तमाम अन्य मुद्दे हो, लेकिन इन सबके बीच में अचानक से छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा गया।
इस पर सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि ये पहली बार नहीं है। धर्मांतरण का मुद्दा अलग अलग सरकारों में लगातार उठता रहा है, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की। स्थिति जस की तस रही है, लेकिन इस पर राजनीति जमकर देखने को मिली है। खैर, चर्चा करेंगे इस पर। गोपाल सामंत तो बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जावेद खान कांग्रेस से, नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी का ये रुख करेंगे। गोपाल जी, आज सदन में आप ही के पार्टी के नेता ने धर्मांतरण का मुद्दा उठाया और दिलचस्प बात तो यह है कि जो भी विपक्ष में रहता है वो मौजूदा सरकार पर हमलावर रहता है, जो धर्मांतरण के मसले निकलकर सामने आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि चाहे पूर्व की सरकार हो या आपकी मौजूदा सरकार या कांग्रेस से पहले की सरकार हो, धर्मांतरण का मुद्दा तो हर विधानसभा में गाहे बगाहे उठ ही जाता है। मेरा सवाल यह है कि क्या कॉन्क्रीट रिपोर्ट है राज्य सरकार के पास? देखिए, पहली बात, ये प्रश्न आज विधानसभा में क्यों उठा, और कई लोग इसका आकलन ऐसा कर रहे हैं कि हमारे विधायकों ने हमारी सरकार को घेरने की कोशिश की या ऐसी तरह से बोला जा रहा है, लेकिन ये ऐसा सच नहीं। सच ये है कि पिछले 5 साल में धर्मांतरण की जो बयार छत्तीसगढ़ में बही और जिस तरह से बही है, उसको बेनकाब करने के लिए छत्तीसगढ़ का विधानसभा ऐसी मंदिर है जहां से ये बात हर चैनल तक के पहुंच रही है और हर चैनल के माध्यम से हर लोगों तक के पहुंच रही है। अब धर्मांतरण पे कानून लाना, जो विदेशी फंडिंग की बात हो रही है, उसका रोकथाम तभी हो सकता है जब उसमें स्ट्रेटेजिक कानून हो। अटल श्रीवास्तव जी बोले यहाँ पे, आपकी विधानसभा में भी उन्होंने बोला, वो शायद अधूरे ज्ञान के साथ बोल रहे हैं। वो 1968 का जो कानून बना है उसको लेके पढ़े ही नहीं है। उनको पहले उस कानून को पढ़ना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे गुजारिश करता हूं कि पहले उस कानून को पढ़े जिस कानून की वो दुहाई दे रहे थे। टोटल वो 2.5 पन्नों का कानून है, जिसमें एक पन्ने में व्याख्या की गई है और अगले एक पन्ने के आधे पन्ने में सिर्फ ये कहा गया है कि हम क्या कर सकते हैं, आदर्श परिस्थिति क्या है। और सिर्फ 3 लाइनों में, सिर्फ 3 पंक्तियों में ये कि सजा दी जा सकती है, ये कहा गया है। सजा क्या होगी, किस आधार पर होगी, कैसे होगी, धर्मांतरण के लिए क्या उद्घोषणा होनी चाहिए, धर्मांतरण होकर शादी होने को लेकर क्या उद्घोषणा होनी चाहिए, ये सारी चीजों पे कोई क्लैरिफाइड वक्तव्य है ही नहीं। और मैं आपके माध्यम से और एक जानकारी नहीं, पर क्यों होगा गोपाल जी? मेरा एक सिंपल सवाल है, जो राइट दिया गया एज ए सिटीजन टू प्रोपोगेट, टू प्रोफेस, टू चूज रिलीजन, ये तो संविधान ही हमें देता है। एक व्यक्ति के तौर पर मेरा अधिकार है ना धर्म चुनने के लिए, तो आप संविधान के खिलाफ जाके थोड़ी कानून बना पाएंगे। और ये तो आपके अंतर्गत आता ही नहीं है, तो केंद्र के अंतर्गत आता है। आप कैसे पॉलिसी बनाएंगे इस पे? इस देश के 7 राज्यों ने पॉलिसी बनाई है। वो आपने अपने राज्य के अंतर्गत धर्मांतरण कानून अधिनियम के विरोध में वो वाला कानून बनाया है। धर्म चुनना है या नहीं चुनना है उसकी बात होती है। एक मिनट, आप शायद थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कानून बनाने का अधिकार राज्य शासन के पास भी होता है जी। अगर राज्य शासन के बाउंड्रीज के अंदर कानून बनाने का अधिकार राज्य शासन के पास बिल्कुल होता है। अगर किसी चीज पर क्लियरिफाइड कानून नहीं है और क्लैरिफाइड करना है तो उसके लिए कानून बनाया जाता है। और आप शायद थोड़ा सा यहाँ पे चूक कर रहे हैं। 1968 का जो मध्य प्रदेश धर्म फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट है, वो मध्य प्रदेश का ही है, वो पूरे भारत केंद्र सरकार का नहीं है। और उसी में बदलाव करते हुए 2005 में तत्कालीन डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने नया प्रावधान लाके पहली बार छत्तीसगढ़ में फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट को लाने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया। और दुर्भाग्यवश उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जिसने साजिशपूर्ण ढंग से उस कानून को रोक के रखा। और 2014 में ये जाते जाते उस कानून को स्क्रैप करके गए ताकि आगे भी हम उसको लागू ना करवा पाए। और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी ने यही कहा है कि हम निश्चित रूप से एक ऐसा कानून लाने वाले हैं और हम ऐसे कानून पर विचार कर रहे हैं जो बहुत जल्द 2-4 महीने के अंदर इस प्रदेश में आएगा, जिस कानून के तहत अगर धर्मांतरण के लिए कोई फंडिंग हो रही है तो ऐसी फंडिंग पे भी रोकथाम होगी, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसको आइडेंटिफाई करके उस फंडिंग को रोका जाएगा। यहां तक कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन उस फंडिंग का इस्तेमाल करता है तो उस इंस्टीट्यूशन के प्रॉपर्टी तक के राजसात किए जाएंगे। ठीक है, विदेशी फंडिंग की आपने बात कही गोपाल, जिस पे जरूर आऊंगा, लेकिन उससे पहले जवाब ले लेते जावेद जी से। जावेद जी, जो आरोप लग रहा है कि रमन सरकार 2005 में कानून लाई थी, लेकिन आपकी केंद्र सरकार ने साजिश करी, क्या जवाब है आपका इसके पीछे?
नमस्कार अभिषेक जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। 2005 की बात क्यों कर रहे हैं साहब? 2014 के बाद से तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी, उस समय रमन सिंह जी की प्रदेश में सरकार थी। क्यों नहीं हमारे द्वारा लाए हुए सारी चीजों को पलट दिया गया? अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कब तक गांधी, नेहरू और कांग्रेस के ऊपर ब्लेम थोपते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये इनको अब सोचना पड़ेगा। जनता यह चीज को सुन सुन करके ऊब गई है। मुझे अच्छे से याद है 16 फरवरी 2024 का दिन था। प्रदेश के यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी साय जी ने एक बयान जारी किया था कि धर्मांतरण को लेकर के धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक हम लेकर के आएंगे। 2025 का फरवरी चला गया, पर लेकिन वो विधेयक नहीं आया। अभी विधानसभा के सत्र में गृह मंत्री जी 3-3 संशोधन विधेयक पेश करते हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे संवेदनशील और सबसे ज्वलंत मुद्दा है, उस पे संशोधन बिल नहीं लेकर के आते। जावेद जी, पर ये ज्वलंत मुद्दा क्यों है? और अगर ये ज्वलंत मुद्दा था तो आपकी बघेल सरकार के 5 साल में क्यों नहीं था? क्योंकि तब भी ये मुद्दा उठा कि एक बेटा अपनी बूढ़ी मां को जमीन नहीं दिलवा पाया क्योंकि धर्म परिवर्तन हुआ था। गांव वालों ने बोल दिया, नहीं भैया आप हिंदू थे अब क्रिश्चियन हो गए, इसलिए आपको आपकी कब्र नहीं बनने देंगे। ये स्थिति आपकी सरकार में थी बस्तर के अंदर। अगर ये इतना ही ज्वलंत मुद्दा था तो आप क्यों कानून नहीं लाए? और आज विधानसभा में क्यों इतनी लंबी लंबी बातें की जा रही हैं? अभिषेक जी, हम तो जो कानून लेकर के आए वो कानून तो सक्षम है, वो कानून सक्षम है, और उस कानून के सक्षम उसी के अधिकार के अंतर्गत ही उसे जमीन भी दिलाई गई, उसको दफनाने का प्रावधान भी कराया गया। और भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन के लोग जब विपक्ष में थे तब भी हो हल्ला मचाते थे, आज सत्ता में भी वही कार्य कर रहे हैं। हम तो स्पष्ट रूप से सरकार में रहते यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हमेशा कहा कि अगर कोई भी एक भी अवैध धर्मांतरण का मामला है लेकर के आइए। ये 5 साल में एक अवैध धर्मांतरण का मामला लेकर के आए कि आप इनसे पूछिए, एक मामला ये लेकर के आए थे, माना था। जावेद जी, आपके विधायक खुद प्रेस वार्ता में कह रहे हैं ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। वही बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं विदेशी जो अपनी संस्थाएं खोल के बैठे हैं छत्तीसगढ़ में और धर्मांतरण का ये पूरा खेल चला रहे हैं। तो या तो वो गलत बोल रहे हैं या आप गलत बोल रहे हैं इस वक्त। नहीं, गलत तो ना, तो वो गलत बोल रहे हैं ना हम गलत बोल रहे हैं, ना मुख्यमंत्री जी गलत बोल रहे हैं। आप एक बात बताइए, प्रदेश अजय चंद्राकर जी ने जो विधानसभा में आज बात कही, क्या उस बात से कांग्रेस सहमत है? नहीं तो जांच कराए ना भाई, सरकार इनकी है, विधायक इनके हैं, खुद मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं कि मुझे आशंका है कि विदेशी फंडिंग धर्मांतरण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। वो तो आंकड़े लेकर आए कि गांव में 29 परिवार थे, उनमें से मात्र 7 हिंदू परिवार रह गए, बाकी सब जो है अब क्रिश्चियन हो चुके हैं। जशपुर में 18 संस्थाएं में से 11 संस्था क्रिश्चियंस की है। ही इज प्रोवाइडिंग नंबर्स। बिल्कुल, ये तो चैलेंज कर दिए है इस सरकार को। इस सरकार के लिए चैलेंज है कि इनकी बातों को या तो झुटलाए सरकार जांच करके, या तो जावेद जी, आप ये बात तो मानेंगे ना कि मात्र 15 महीने के अंदर ही इतनी संस्थाएं सक्रिय नहीं हो सकती, यानी कि आपके कार्यकाल में भी इतनी सारी संस्थाएं जशपुर, बस्तर और अन्य आदिवासी क्षेत्रों में थी? नहीं, ये तो सारी संस्थाएं आज से नहीं है, जब से राज्य बना है तब से है। 15 साल की रमन सिंह की सरकार में भी ये सारी संस्थाएं रही हैं। और ये तो दिलीप सिंह जुदेव जी इस चीज को लेकर के उस समय से इस बात को उठाते आए हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने किस तरह से दिलीप सिंह जुदेव जी की राजनीति को किनारे लगाया, वो तो सबने देखा। ठीक है नागेश जी, तो आपके पास आना चाहूंगा। पूछा जाता है, ये बड़ा दिलचस्प मामला है और थोड़ा शर्मनाक भी है, क्योंकि अभी हाल ही में एक केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और एक बेटा जो अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा था कि ये बड़ी गंभीर बात है कि एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ रहा है अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए, क्योंकि उनका धर्मांतरण हुआ था और पूरे के पूरे समाज ने उनको बहिष्कृत कर दिया, ना उनकी निजी जमीन पर उनका अंतिम संस्कार करने दे रहे हैं। हालांकि बाद में कोर्ट ने फैसला लिया था। मोटा मोटी लेकर यह समझ में आ रहा है कि बातें बहुत होती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इसको लेकर क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। विधानसभा में नए कानून लाने की बात तो होती है, लेकिन वो कहां तक ले जाएगा इस स्थिति को, उसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। नागेश जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस मुद्दे पे जो गंभीरता होनी चाहिए वो कहीं नजर नहीं आती जमीनी स्तर पे। तमाम
ऐसे मुद्दे जब उठते हैं और इस तरीके की बातें सामने आती है, तब इस पर तमाम हल्ला मचता है, राजनीतिक मुझे लगता है बयानबाजी, बहस चलती है। लेकिन इसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाए और कैसे आम आदमी को इस प्रभाव से बचाया जाए, इसको लेके कभी भी मंथन नहीं हुआ है। संयुक्त मध्य प्रदेश के समय में भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में इस तरीके से मिशनरियां जो हैं वो लगातार काम करती रही। बहुत सारे एनजीओ जो हैं वो दिखाने को कुछ करते हैं और उनके पीछे का जो उनका काम काज है वो बिल्कुल अलग होता है। और चूंकि वो उनके सामने का जो वो दिखाते ये है कि वो शिक्षा और सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों को ऐसी बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन देने का काम कर रहे हैं अपने एनजीओ के माध्यम से, जिनसे लोग बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, या शिक्षा जिन क्षेत्रों में नहीं पहुंची है वहां वो पहुंचाने जा रहे हैं। ये उनका उद्देश्य वो दिखाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि जमीनी स्तर पे भी जिनको इस चीज पे नजर रखनी चाहिए वो भी इन एनजीओ के प्रभाव में आते हैं। और कहीं ना कहीं ये निहित स्वार्थ जो है वो आड़े आता है। और जब हम इन विषयों की जब गंभीरता, जैसे कि अभी ये मसला जो है आपके दो प्रकरण के बस्तर की बात हुई, सरगुजा की बात हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, तब ये मुझे लगता है कि एक पूरी एक समस्या जो है वो इतने विकराल रूप पे सामने आती है। लेकिन इस पे जो पुख्ता काम होना चाहिए, सरकारें बदलती हैं लेकिन वो इस पे जमीनी स्तर पे कुछ नहीं करती जब उनका समय आता है। जी, कहीं कहीं ऐसा भी लगता है नागिन जी की एक बहुत ही बड़ी उलझी हुई समस्या है, जिसको लेकर कोई एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ना पुलिस के पास है ना प्रशासनिक तंत्र के पास। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, निकलकर सामने आया था, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी कि एक औरत रहती है जिन्हें कैंसर हो जाता है, और जाहिर तौर पर बहुत गरीब परिवार, आदिवासी परिवार है, उनके पास पैसे नहीं होते, और फिर कुछ ऐसी मिशनरीज रहती है जो कहती है कि अगर आप हमारी संस्था के साथ जुड़ते हैं तो आपकी माँ का इलाज और पूरा ध्यान जो है हमारी तरफ से रखा जाएगा। अब क्योंकि इनकी जो संस्था है, जो धार्मिक संस्था है, वो सिर्फ उन्हीं की मदद करती है जो उनके धर्म से जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में वो धर्म परिवर्तन कराते हैं, माँ का इलाज तो होता है पर वो बच नहीं पाती, लेकिन फिर उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता जब तक कि वो वापस से हिंदू धर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाते। इस तरह की स्थिति ऐसे एक नहीं अनेकों केस है, सिर्फ बस्तर में नहीं, जशपुर में नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में। तो मेरा वही सवाल है कि जो लोग कन्वर्ट होने से, जिनको रोकने के लिए आप कानून तो लाएंगे ही, लेकिन जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनका क्या? वो तो समाज में एक ऐसे पायदान पर खड़े हैं जहां उनके अपने भी अपने नहीं है, और जो अपने साथ लेके गए थे वो खुद ही कमजोर है। अभिषेक जी बिल्कुल सही। और इसके पीछे जो विषय है वो बिल्कुल यही है कि अशिक्षा और गरीबी, ये दो बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इनके चलते लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं और उनको उस दौर पे किसी भी तरीके से। पर नागिन जी, क्या आप उस आदमी को ब्लेम करेंगे जिसकी मां कैंसर से मर रही है? नहीं, इस पे ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो चाहता है कि उसको, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके सामने कौन सा भगवान है, उसको पैदा करने वाली मां मर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए पूरी एक व्यवस्था जिम्मेदार है, एक सिस्टम जिम्मेदार है, जो उन्हें वो सुविधाएं नहीं प्रदान कर पाती और उनको अवेयर नहीं कर पाती सही ढंग से। तो उनके कंधे पे जो उस समय हाथ रखता है वो ही उनका मसीहा होता है स्वाभाविक तौर से, और वो सब उसके चलते उनके साथ होते हैं। और बाद में जब स्थिति बिगड़ती तब है जब आपने जो दूसरी पक्ष की बात कही कि जब माता जी उनकी नहीं रही तो उनको फिर जमीन भी उपलब्ध नहीं हो पाई, क्योंकि उनको वापस होना था और वो संभव नहीं था। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेके जो एक जन जागरण होना चाहिए या मशीनरी को जो काम करना चाहिए जमीनी स्तर पे, इन सब चीजों को भांपना चाहिए, वो चीज कहीं नहीं दिखाई देती। और कानून की भी जो आपने बात कही, तो कहीं भी ऐसा कुछ भी पकड़ नहीं है जिसके माध्यम से किसी को आप रोक सके। क्योंकि अब ये जो बातें आज विधानसभा में कल आई कि इसकी ऑडिट होगी, इनके उन कारणों को पकड़ा जाएगा कि वो दिखाते तो कुछ है लेकिन करते कुछ है। तो इन सारी चीजों को पाक साफ होना और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। लेकिन ये कितना संभव है और कैसे किया जा सकता है, इसको लेके मुझे लगता है कि अभी भी बहुत ही ज्यादा बातचीत करने की जरूरत है। और जब तक के सारे राजनीतिक दल एक मत होके
जनहित के इस मुद्दे पे नहीं विचार करेंगे, क्योंकि आदिवासी समाज जो है वो, मुझे लगता है कि उनके हितों की रक्षा होनी ही चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल किसी भी तरीके से वो हेल्पलेस हैं। जी गोपाल जी, बात वही है, कानून बनाने से क्या होगा, ये समस्या बहुत ज्यादा जटिल है। आपके पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है। पीडब्ल्यू की रिपोर्ट थी, वो भी 2011 के सेंसस पर बनी है, जिसके मुताबिक जिस डेमोग्राफ की बात चंद्राकर जी कर रहे थे, तो तब के आंकड़ों के मुताबिक क्रिश्चियन पॉपुलेशन 2% थी। अब तो आपके पास 2021 का सेंसस नहीं है। आप रिपोर्ट बनाएंगे किस आधार पे और कानूनी कार्रवाई करेंगे कैसे और किस पे? देखिए, शायद हम ना धर्मांतरण के एक पहलू को ही देख रहे हैं। आपने भी एग्जाम्पल दिया, मैं आपको छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अगर कहीं पे धार्मिक उन्माद फैला, वो है बीरनपुर। बीरनपुर की घटना बताता हूँ आपको। बीरनपुर में जो घटना हुई वो 5 धर्मांतरित शादियों के लिए हुई, और जो घटना बीरनपुर में घटी, जब ये हत्याएं हुई, तब 5वीं शादी थी। और मैं आपको बताता हूं, ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि तत्कालीन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी के लेटर हेड पे, उनके जिस साहू समाज के वो संरक्षक थे, उसी लेटर हेड पे वहां के एसडीएम को चिट्ठी लिखी गई कि आज तक बीरनपुर में 4 शादियां हो चुकी है धर्मांतरित होकर, लेकिन 5वीं शादी का भी अंदेशा है। आप इस पे तत्काल रोक लगाइए, नहीं तो यहाँ कुछ बड़ी घटना घट सकती है। और एसडीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की, और इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि 1968 का जो कानून है वो धर्मांतरित होकर शादी करने पर कोई प्रावधान ही नहीं देता है आपको। आप बार बार जो कह रहे हैं कानून की क्या जरूरत है, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं कानून के इतर भी एक चुनौती है आपके सामने सामाजिक, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं यही बोल रहा हूं, कानून के इतर तो चुनौतियां रहती है। ट्रैफिक पुलिस भी अगर किसी को पकड़ती है तो हेलमेट पहनने को लेकर भी कानून है, लेकिन इतर चुनौती यह है कि लोग घर से हेलमेट पहन के ही नहीं निकलते हैं। लेकिन हमारी सरकार का जो पक्ष है वो ये है कि कानून पहले बनना चाहिए। और कानून, आप बताइए मुझे, 5 शादियां हुई वहां पे और 2-2 हत्याएं हुई, आज उसका जिम्मेदार कौन है? आप 1968 का कानून, आपको इस डिबेट के पहले हर किसी को स्टडी करना चाहिए था। 2.5 पेज के कानून में कहीं धर्मांतरित होकर शादी करने के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है तो उस कानून में मुझे बता दिया जाए। विदेशों से अगर फंडिंग आती है धर्मांतरण के लिए, कोई बड़ी सभा की जाती है, उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है तो मुझे बता दें। अगर कोई व्यक्ति किसी को अपने भावनावश या दुर्भावनावश दोनों से प्रचारित करके किसी दूसरे धर्म में ले जाने की कोशिश करता है तो उस पर कोई कानूनन सजा हो सकती है, तो मुझे बता दें। और आपने अभी एक एग्जांपल दिया अभिषेक जी कि एक व्यक्ति की माता जी को कैंसर हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति उसको बोलता है कि आपका इलाज तभी संभव है जब आप धर्मांतरित होंगे। तो ये भी धर्मांतरण बाई फोर्स है। दिस वी कैन कॉल। गोपाल जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपकी बात से, आप बिल्कुल 100% सही बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही है ना। देखिए, मैं आपको ना एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, क्योंकि अभी इसको लेकर बड़ी चर्चा हुई लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। आप सोचिए कि इतने बड़े स्तर पर लोग अपने देश की नागरिकता छोड़ के दूसरे देश की नागरिकता क्यों चुन रहे हैं? एक मिनट, क्योंकि नहीं, मैं बता रहा हूं, लेट मी फिनिश, क्योंकि उन्हें वो सहूलियत मिल रही है, वो अब एक समाज में एक अलग स्तर पर है, वो और बेहतर सहूलियत चाहते हैं। इसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो स्थिति है वो धर्मांतरण को लेकर है, कि आज एक व्यक्ति वो धर्म नहीं चुन रहा है, वो सहूलियतें चुन रहा है। हमारा नजरिया वहां पे गलत है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि 5 लोगों की शादी धर्मांतरण करके करवा दी गई वहां पे, इसी उद्देश्य से कि धर्मांतरण किया जाए, लेकिन उन लोगों ने ये चुना क्यों? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं अभिषेक जी, लेकिन मुझे पहले कंप्लीट करने दीजिए। क्या आप इस देश को सेक्युलर मानते हैं? जाहिर तौर पर सर, तभी आप बहस कर रहे हैं, नहीं तो फैसला सुना चुके होते। तो अगर सेक्युलर है तो शिक्षा, स्वास्थ्य पे कोई सेक्युलर विजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि आप इस धर्म के हो जाइए तो आपका इलाज होगा, तो सबसे पहले तो कानूनन अपराध वो कर रहा है, सेक्युलरिज्म को वो तोड़ रहा है। और मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं कांग्रेस के पक्ष का। 7 राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बना और उसमें 2 राज्य ऐसे हैं, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, जहां कांग्रेस की सरकार बनी। सितंबर 2022 में जब ये कानून लाया गया तो कांग्रेस ने वॉकआउट किया था कर्नाटक विधानसभा में।
और जिस दिन इनकी सरकार बनी 7 दिन के भीतर, भाई साहब 7 दिन के भीतर इन्होंने कर्नाटक में स्क्रैप किया उस कानून को। और हिमाचल में अगर कानून में कोई खामी थी तो कानून में प्रावधान ला के ये बदलाव ला सकते थे, लेकिन पूरा का पूरा अधिनियम इन्होंने तो स्क्रैप किया। आप मोटा मोटी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को कहीं ना कहीं, ठीक है जवाब ले लेते जावेद जी, समय थोड़ा सीमित है जावेद जी। देश में अगर कोई ठीक है। धर्मांतरण को लेकर अभिषेक जी नहीं है तो ये कांग्रेस की राय, कांग्रेस के हाँ। कारण। बिल्कुल बिल्कुल, सब चीज के लिए अभिषेक जी कांग्रेस जिम्मेदार है। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने हमारी केंद्र सरकार के ऊपर एक सख्त टिप्पणी की थी धर्मांतरण को लेकर कि कोई कठोर कदम उठाए केंद्र सरकार, और ये टिप्पणी किए हुए कि सुप्रीम कोर्ट को लगभग 1.25 साल से ऊपर हो गया। इस पे केंद्र सरकार ने कौन से कदम उठाए? 60 साल आप लोगों ने कौन? नेहरू ने रोक लिया कि गांधी ने रोक लिया? किसने रोक लिया? अरे भाई कब तक राग रागते रहोगे कांग्रेस का? 60 साल 60 साल 60 साल। अरे आप 10 साल 11 साल से आपकी सरकार है, आपको किसने रोक करके रखा है? कानून बनाइए ना, सत्ता में बैठे हुए हैं। ये कौन सा रोना रोते हैं कांग्रेस का? समय सीमित है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात होना रह गया। उनमें से एक था, क्योंकि गोपाल जी कह रहे थे, तो FCRA लाइसेंस की भी बात है कि जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है और कुछ 49 ऐसे संस्थानों को जो है उनका लाइसेंस निरस्त किया गया है। खैर अब समय इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो धर्मांतरण के मुद्दे पर बयानबाजी बहुत होती है, लेकिन सवाल यह है कि जमीनी स्तर पर क्या किया गया? क्या राज्य सरकार के पास आंकड़े हैं? क्या केंद्र सरकार के पास आंकड़े हैं? क्या कोई स्टैंडर्ड प्लान ऑफ एक्शन है? क्या सिर्फ कानून बना देने से इस पूरी समस्या का समाधान निकल जाएगा? क्या जो पहलू प्रदर्शित किए जाते हैं धर्मांतरण को लेकर, क्या वही एक पहलू है जो सीमित है, या एक आम नागरिक से जुड़े और भी कई पहलू हैं जो धर्मांतरण जैसे इस तरह के मुद्दों को प्रभावित करते हैं, जिन पर कहीं ना कहीं लोग बात करने से बचते हैं? देखते रहना नाज़ टीवी।